तो क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट गिविंग रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स वुड इम्प्रूव, रिड्यूस और नॉट चेंज द क्विक रेशियो इफ क्विक रेशियो इज 0.5 1.5:1 1:1 एंड 0.8:1। तो ये देखो हमारे पास तीन कंडीशंस हैं, लेकिन उसके लिए यदि हमारा क्विक क्विक रेशियो दिया हुआ है 0.5:1 1.5:1, तो यदि हमारा करंट लायबिलिटी 1 लाख है तो क्विक एसिड्स कितना होगा? होगा 1,50,000। तो इसके साथ ही हम शुरू करते हैं। जैसे क्विक एसिड्स होगा हमारा 1,50,000 एंड करंट लायबिलिटी होगा 1 लाख। इस केस में भी करंट लायबिलिटी होगा 1 लाख, लेकिन क्विक एसिड्स या लिक्विड एसिड्स हो जाएंगे हमारे 1 लाख, क्योंकि 1:1 का रेशो है। यहाँ पर यदि करंट लायबिलिटीज हमारे 1 लाख हैं तो क्विक एसिड्स हमारे होंगे 80,000। तो इसके साथ हम शुरू करेंगे केस नंबर 1, पेमेंट ऑफ आउटसाइड आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज। पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, इसको क्लोज कर देते हैं। तो पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज में देखो आपके करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएंगे और आपका कैश डिक्रीज हो जाएगा, है ना। कैश मतलब वो क्विक एसिड्स में आता है। क्विक एसिड्स में वो सब आता है जो करंट एसिड्स में, लेकिन इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस छोड़कर। इन्वेंट्री प्रीपेड एक्सपेंसेस केवल करंट एसिड्स में आते हैं, क्विक एसिड्स में नहीं आते। तो क्विक कैश आएगा क्विक एसिड्स में, वो भी हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो करंट लायबिलिटी और क्विक एसिड्स दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ देखो हमारा क्विक रेशियो क्या हो जाएगा, 1,50,000 माइनस पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी। यदि हमने कुछ नहीं दिया है तो हमने 10,000 से यदि हमने इसको एज्यूम किया है, सो 10,000 डिवाइडेड बाय, ये हमारे क्विक एसिड्स कम हो रहे हैं, 1 लाख है तो यहाँ से 10,000 भी कम हो रहे हैं। सो 1,40,000 डिवाइडेड बाय 90,000, यार है 1.55:1। सो पहले 1.50 था, 1.55 हो गया, तो ये हो रहा है इम्प्रूव। इस केस में देख लेते हैं क्विक रेशो 1 लाख माइनस 10,000, क्योंकि क्विक एसिड्स भी डिक्रीज हो रहे हैं, और 1 लाख माइनस, और करंट लाइबिलिटीज भी डिक्रीज हो रहे हैं। सो 90,000 डिवाइडेड बाय 90,000, 1:1, सो नो चेंज। यहाँ पर क्विक रेशो हो जाएगा 80,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख माइनस 10,000, 70,000 डिवाइडेड बाय 90,000। तो 0.77:1, पहले 0.75 था, अब 0.77:1 है, तो ये इम्प्रूव हो रहा है। सॉरी, पहले 0.80 था, अब 0.77 हो रहा है, तो अब रिड्यूस हो रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया, ए पॉइंट। अब है बी पॉइंट, जिसमें है डिवेंचर्स ऑफ 2 लाख कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स।
डिवेंचर्स कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। देखो इसमें क्या होगा, हमारे डिवेंचर्स डिक्रीज हो रहे हैं और शेयर होल्डर्स फंड्स हमारा इंक्रीज हो रहा है। ये नॉन करेंट लायबिलिटी है और ये शेयर होल्डर्स फंड्स है। तो नो चेंज इन करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज। तो यहां पर क्या आएगा, नो चेंज। अब हम करेंगे सी पॉइंट, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट ऑफ 2 months। इससे क्या हुआ, आपकी इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है इन्वेंट्री परचेज करने से। इन्वेंट्री मतलब करंट एसेट्स। सो करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं और आपने पैसे नहीं दिए हैं अभी, तो आपको बाद में देना पड़ेगा। तो आपका ट्रेड पेबल 2 months के वो भी इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब करंट लायबिलिटी। सो करंट लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो इस केस में देख लेते हैं, करंट रेशो आपका था 1,50,000। करंट रेशो नहीं, क्विक रेशो। सो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। ओ सॉरी, ये करंट एसेट्स हमारी इंक्रीज हो रही है, लेकिन क्विक एसेट्स में कोई चेंज नहीं होगा। इन्वेंट्री हो रही है ना। तो इन्वेंट्री तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन क्विक एसेट्स में नो चेंज। तो यहाँ पे और ये करंट लायबिलिटीज आपके जरूर इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि आपने गुड्स परचेज किया है। तो यदि हमने उसको 10,000 का फिगर दिया है, सो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1,10,000। इन्वेंट्री तो क्विक एसेट्स में आती ही नहीं है, ठीक है। सो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1,10,000, सो 1.36 इज टू 1। तो क्या हो रहा है, पहले था 1.5 से 1.36, अभी डिक्लाइन, रिड्यूस। इस केस में देख लेते हैं, क्विक रेशो था 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख। इसमें 10,000 इंक्रीज हो रहे हैं। सो 1 लाख डिवाइडेड बाय 1,10,000, 0.90 इज टू 1। पहले 1:1 था, 0.90। तो ये भी रिड्यूस हो रहा है। इसमें देख लेते हैं क्विक रेशो, यहाँ था 80,000 और 1 लाख।
1 लाख में 10,000 इंक्रीज हो रहे हैं। सो 80,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख 10,000, 0.72:1। तो पहले 0.0 था, 0.72 हो गया, तो रिड्यूस हो रहा है। डी पॉइंट, चेक ऑफ 5,000 पेड टू ए क्रेडिटर। एक तो इससे आपका कैश डिक्रीज हो रहा है क्योंकि आपने कैश पेमेंट किया है, या बैंक बैंक डिक्रीज हो रहा है। और आपका करंट लायबिलिटी क्रेडिटर भी डिक्रीज हो रहा है क्योंकि आपने पेमेंट किया है। ठीक है, तो मतलब करंट लायबिलिटी डिक्रीज और क्विक एसेट्स डिक्रीज। चेक से पेमेंट करने से क्विक एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। सो 1,50,000 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख माइनस 5,000, 1,45,000 डिवाइडेड बाय 95,000। 1.52:1। पहले था 1.50, 1.52, अब हो रहा है इम्प्रूव। सेकंड केस देखेंगे। क्विक रेशो 1 लाख माइनस 5,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख माइनस 5,000। सो 95,000 डिवाइडेड बाय 95,000, 1:1 सेम है, तो नो चेंज। थर्ड केस में देख लेते हैं। क्विक रेशो 80,000 माइनस 5,000, 1 लाख माइनस 5,000, 75,000 डिवाइडेड बाय 95,000। 0.78:1। पहले 0.80 था, इसका मतलब रिड्यूस हो रहा है। देखो, सेल ऑफ गुड्स कॉस्ट है जिसका 50,000 एंड हो रहा है सेल 45,000। ठीक है, तो अब देखो हमारा इससे इन्वेंट्री तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन वो क्विक एसेट्स में नहीं आता है, तो क्विक एसेट्स में कोई चेंज नहीं होगा। और बैंक हमारा इंक्रीज हो रहा है जो क्विक एसेट्स में आता है। सो क्विक रेशियो विल बी 1,50,000 प्लस 45,000। करंट लाइबिलिटीज में नो चेंज, सो 1 लाख। So 1,95,000 divided by 1 लाख, तो 1.95:1, तो ये हो जाएगा इम्प्रूव। सेकंड देखो केस आप,
क्विक रेशो 1 लाख है, मतलब क्विक एसिड्स 1 लाख प्लस 45,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख। तो 1,45,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख, 1.45:1। तो ये हो रहा है आपका इम्प्रूव। इस केस को देख लेते हैं, लास्ट केस। क्विक रेशो हमारा यहाँ पे था 80,000 प्लस 45,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख। 1,25,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख, 1.25:1। तो ये भी हो रहा है इम्प्रूव। अब हम करेंगे ABCDE के बाद F केस। F में है कैश ऑफ 3,000, चेक ऑफ 7,000 रिसीव फ्रॉम अ डेटर। तो देखो, चेक एंड कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। क्या होगा, डेटर आपका डिक्रीज हो रहा है और कैश इंक्रीज हो रहा है, बैंक इंक्रीज हो रहा है। बेसिकली क्विक एसिड्स डिक्रीज हो रहे हैं और क्विक एसिड्स इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, सेम अमाउंट से क्विक एसिड्स इंक्रीज हुए, क्विक एसिड्स डिक्रीज हुए, तो रिमेन क्विक एसिड सेम टू सेम हो जाएंगे जो हैं। तो इसमें आएगा नो चेंज, क्योंकि क्विक एसिड्स में भी चेंज नहीं है, क्विक लाइबिलिटीज में भी चेंज नहीं है। तो क्विक रेशो नॉट चेंज्ड। अब आप देखो एफ के बाद जी, रेंट पेड 3,000 एडवांस। तो ये हो गया प्रीपेड एक्सपेंस। सो प्रीपेड एक्सपेंस आपका इंक्रीज हो रहा है और बैंक आपका डिक्रीज हो रहा है। तो ये आपका क्विक एसिड्स में नो चेंज, और यहाँ पर क्विक एसिड्स इन डिक्रीज हो रहे हैं क्योंकि आपने पेमेंट किया है 3,000। ठीक है, क्विक एसिड्स डिक्रीज होंगे क्योंकि बैंक डिक्रीज हो रहा है। और ये प्रीपेड एक्सपेंसेस क्विक एसिड्स में नहीं आते हैं, तो यदि इंक्रीज हो भी रहे हैं तो क्विक एसिड्स पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखो क्विक रेशो यहाँ पर था हमारा 1,50,000, और क्विक एसिड्स हमारे डिक्रीज हो रहे हैं 3,000 से, डिवाइडेड बाय 1 लाख। सो 1,47,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, सो 1.47:1। तो ये हमारा देखो रिड्यूस हो रहा है।
फिर यहाँ पर क्विक रेशो 1 लाख है, -3,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। सो 0.97:1। तो ये देखो आपका रिड्यूस हो गया है। जी। ऐसे ही इस लास्ट केस में देख लेते हैं। क्यू आर क्विक रेशो 80,000। 80,000 से 3,000 माइनस होंगे, डिवाइडेड बाय 1 लाख। तो 77,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। So 0.77:1, not reduce. H। H केस में क्या है? Trade receivables included a debtor. Shri Ashok was paid his entire amount due, rupees 9,700. So received 9,700 from debtor। तो क्या हुआ कि आपका बैंक इंक्रीज हो रहा है और डेटर्स डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब क्विक एसेट्स इंक्रीज हुए और क्विक एसेट्स ही डिक्रीज हुए। तो बेसिकली क्विक एसिड्स में कोई चेंज नहीं आएगा, एक तरफ से डिक्रीज होगा, एक तरफ से इंक्रीज हो रहे हैं। तो नो चेंज। नो चेंज। नो चेंज, क्योंकि क्विक एसेट्स में कोई चेंज नहीं है और करंट लायबिलिटीज में भी कोई चेंज नहीं है। तो क्विक रेशो में भी कोई चेंज नहीं होगा। सो क्वेश्चन डन। क्वेश्चन नंबर 7।